स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। प्लांट फिजियोलॉजी से है, पादप कार्यकी से है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 5th 12th बायोलॉजी में है और एनसीईआरटी 11th में भी है ये चैप्टर। और चैप्टर का नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। कौन सा है? प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन। क्लियर? पादप जल संबंध, पादप और जल के मध्य संबंध। तो सबसे पहले हम बात कर ले जल के बारे में ही। तो देखो, जब छोटे थे, छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। क्या देखते आ रहे हैं? कि जल ही जीवन है। और देखते क्या आ रहे हैं, ये हम चीज फील भी करते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमें हर कार्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। बेसिक हम आज बात करेंगे वैसे प्लांट्स और वाटर के बारे में, लेकिन सबसे पहले यदि हम जल के विशिष्ट गुणों की बात करते हैं कि जल के कौन कौन से विशिष्ट गुण हैं, तो क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछा जाता कि जल के विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें कि जल के कौन से विशिष्ट गुण हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक है। कौन सा विलायक है? सार्वत्रिक विलायक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें हर चीज घुल सकती है। क्या हो सकता है? हर चीज इसमें घुलनशील है। फिर उसके बाद में क्या है? कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? हाइड्रोजन क्या पाया जाता है? इसमें बंध पाया जाता है। एक प्रॉपर्टीज है इसकी कि इसमें ससंजक व आसंजक बल पाए जाते हैं। ससंजक भी पाया जाता है और दूसरा कौन सा पाया जाता है? आसंजक भी पाया जाता है। मीन क्या हुआ इनका? कि जल व जल के अणुओं के मध्य लगने वाला बल तथा जल व किसी दूसरे पदार्थ के वो संपर्क में आता है, उन दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? ससंजक और आसंजक बल होता है। नेक्स्ट कौन सा इसकी प्रॉपर्टीज? उच्च विशिष्ट ऊष्मा। कौन सा है? उच्च विशिष्ट क्या है? ऊष्मा है। कितने प्रॉपर्टीज हो गई? 4 प्रॉपर्टीज हो गई। फिर देखना, घनत्व कितने डिग्री पर सबसे अधिक होता है? याद रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का उच्चतम घनत्व होता है। कौन सा घनत्व होता है? उच्चतम घनत्व होता है। ये तो कई एग्जामों में पूछ चुके हैं कि जल का उच्चतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है। तो याद रखना कि कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री पर होता है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे, ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है। कौन सी प्रकृति पाई जाती है? ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है। क्लियर? और क्या हो सकते हैं गुण? एक गुण है इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक? डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक है? डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। फिर और क्या है? पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तीनों अवस्थाओं में। कौन कौन सी मुख्य अवस्थाएं? ठोस भी है, द्रव्य भी है और गैस भी है। तो ये बात हो गई किसके? जल के विशिष्ट गुणों की। क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी हो या प्लांट्स की बॉडी हो, वो किसके द्वारा बनी होती है? कोशिका के द्वारा बनी होती है। कोशिका के अंदर पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म, यानी जीव द्रव्य। किसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म? हम कहेंगे जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। किस किस को मिलाया अपन ने? एक तो मिलाया न्यूक्लियस को। किसको मिलाया? न्यूक्लियस को। और दूसरा मिलाया साइटोप्लाज्म को। किसको मिलाया? साइटोप्लाज्म को। दोनों को जब मिला दिया तो वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। चलो ठीक है, क्लियर। अब ये जो जीव द्रव्य है, ये प्रत्येक जीव की सभी जैविक क्रियाओं को संपूर्ण करता है। कौन सी क्रियाओं को संपूर्ण करता है? जैविक क्रियाओं को क्या करता है? संपूर्ण करता है। और इन जैविक क्रियाओं को संपूर्ण करने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? जल की। किसकी आवश्यकता होती है? जल की। और हमारे चैप्टर का नाम भी है प्लांट वाटर रिलेशन, कि पादपों में और जल में क्या संबंध है। यही है। तो आज हम बात करेंगे कि पादपों में और जल में जो संबंध है उसको हम किस तरीके से समझें। तो 3 या 4 मुख्य बिंदु है जिनके द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है डिफ्यूजन, विसरण। नंबर 2 पर आता है ऑस्मोसिस, पराशरण। नंबर 3 पर आता है प्लाज्मोलाइसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। और एक आता है इम्बिशन, अंतर शोषण की क्रिया। इन्हीं 4 टॉपिक पे ये पूरा चैप्टर डिसाइड है। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो देखना
सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन, विसरण। अब ये विसरण क्या है? ये एक पदार्थ का गुण होता है। किसका गुण होता है? एक पदार्थ का गुण होता है। और इसकी यदि अपन डेफिनेशन देखें कि विसरण का गुण क्या है, तो हम ये कहेंगे कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी क्या हो, पदार्थ हो, उसके जो अणु हैं वो कौन सी सांद्रता से, उच्च सांद्रता से, यानी हाई कंसंट्रेशन से कौन सी सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो हम कहेंगे कि निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। कौन सी सांद्रता की ओर गति करते हैं? निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यदि हम समझना चाहें तो देखिए, ये कांच की ट्यूब है हमारे पास। किसकी ट्यूब है? कांच की एक ट्यूब है। इस कांच की ट्यूब के बीच में अपन एक बैरियर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बैरियर लगा देते हैं, रोधक लगा दिया। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ए और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? बी। यहां पर देखो, इस लेवल तक हमने इसमें जल भर रखा है। क्या भर रखा है? इसमें जल भर रखा है। क्लियर? ये जल भरा हुआ है। और यहां पर कहां तक भरा हुआ है? केवल यहां, इस वाले पार्ट तक भरा हुआ है, यहां तक। और इसमें कहां तक भरा हुआ है? यहां तक। क्लियर? चलो ठीक है। ये माध्यम हुआ ए और ये माध्यम हुआ बी। बीच में हम लोगों ने लगा दिया बैरियर। क्या लगा दिया? बैरियर। अब यदि आपको कोई ये कहे कि इस बैरियर को हटा दो, किसको हटा दो? इस बैरियर को हटा दो, तो क्या होगा? बैरियर को हटाने के बाद में ये जो लेवल है, इधर थोड़ा सा ऊपर और इधर थोड़ा क्या है? नीचे, तो क्या ऐसी स्थिति रहेगी? नहीं। क्या होगा कि ये लेवल इस साइड से उठेगा। कब तक उठेगा? जब तक दोनों लेवल इक्वल ना हो जाए। दोनों लेवल क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। अर्थात दोनों में क्या स्थापित ना हो जाए? साम्य स्थापित ना हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब इस बैरियर को हटा दूं तो जो जल के अणु है वो बी से किसकी तरफ जाए? ए की तरफ, और ए वाली ये ट्यूब पूरी बढ़ जाए। ऐसा तो नहीं होगा बाहर से जल निकलना स्टार्ट हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि सांद्रता कहां ज्यादा है? कंसंट्रेशन ज्यादा है किसके पास? ए के पास जल के अणुओं की सांद्रता क्या है? ज्यादा। तो हम लोगों ने विसरण में पढ़ा क्या था कि पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से कौन सी सांद्रता की ओर गति करेंगे? निम्न सांद्रता की ओर गति करेंगे। तो बैरियर को हटाने पर ए वाले जल के अणु कौन सी ट्यूब की तरफ जाना स्टार्ट होंगे? बी की तरफ। कब तक जाएंगे? तब तक साम्य स्थापित ना हो जाए। हटा के देख लो, ये हम लोगों ने हटा दिया। हटाएंगे तो ये अणु इस साइड से इधर आएंगे और यहां तक आ जाएंगे। और यहां लेवल कहां जाएगा? नीचे की साइड में आ जाएगा। यहां तक दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हो गया इक्वल। तो हुआ कैसे? ये हुआ किसकी वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। क्या हुआ था डिफ्यूजन में? कि पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? विसरण। क्लियर हुआ? दूसरा एक एग्जांपल, प्रयोगशाला में जाओ। कहां जाओ? प्रयोगशाला में जाओ। वहां एक बोतल पड़ी है। क्या पड़ी है? बोतल। किसकी? अमोनिया की। किसकी बोतल पड़ी है? अमोनिया की। अब हमें पता है कि अमोनिया में गंध आती है। क्या आती है? गंध। इसका जो ऊपर से अपन लोगों ने कॉक लगा रखा है, ढक्कन लगा रहा है, उस ढक्कन को हम लोगों ने क्या कर दिया? खोल दिया। खोलेंगे तो क्या होगा? इस अमोनिया की दुर्गंध कहां निकलेगी? बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलने के बाद में ये पूरा सरफेस, ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में क्या फैल जाएगी? गंध फैल जाएगी। तो उच्च सांद्रता कहां है? हाई कंसंट्रेशन कहां है? बोतल में। यहां से अणु धीरे धीरे कहां निकलेंगे? बाहर की तरफ निकलेंगे। अब यदि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है इस स्थान पर, तो यहां ज्यादा उसे गंध आएगी या यहां थोड़ा नजदीक आएगा तब ज्यादा गंध आएगी? तो अपन कहेंगे कि यहां ज्यादा गंध आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सांद्रता क्या है? ज्यादा है। और यहां से ये अणु निकलकर चारों तरफ विसरित होते हैं। क्या होते हैं? विसरित होते हैं। और चारों तरफ विसरित कब होंगे? जब यहां सांद्रता ज्यादा है और जगह सांद्रता क्या है? कम है। क्लियर हुआ? तो दो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिए। या फिर कोई कहे कि विसरण का एग्जांपल बताओ, तो याद रखना कि अमोनिया की बोतल को, किसकी बोतल को? अमोनिया की बोतल को खुला छोड़ने पर पूरे रूम में या पूरे कमरे में गंध फैल जाती है। तो ये गंध फैली किसकी वजह से? विसरण की वजह से। किसकी वजह से फैली? विसरण की वजह से। तो विसरण की जो डेफिनेशन थी कि पदार्थ के अणुओं का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, वो क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं। लोहे की दो बॉल है आप लोगों के पास, ए और दूसरी क्या है? बी।
ये जो लोहे की बॉल है इसको लगातार अपन लोगों ने टेम्परेचर दिया, ताप दिया, और ये पूरी की पूरी जो बॉल है ये रेड हो गई। कैसी हो गई? रेड। रेड का मतलब कब होता है लोहा रेड? जब वो एकदम क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। दूसरी बॉल है वो कौन सी बॉल है? बी। अब ये जो बी वाली बॉल है उसको किसके संपर्क में लाएं? ए वाले के संपर्क में लाएं और दोनों को बंद कर दें। क्या कर दें? बंद कर दें किसी डिब्बे में। कुछ समय बाद में क्या होगा? 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे के बाद इन दोनों को कांटेक्ट में लिया है अपन ने, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। कुछ समय बाद में क्या होगा कि जितनी गर्मी इसमें है, यानी जितना टेम्परेचर इस बॉल का है उतना ही टेम्परेचर कौन सी बॉल का हो जाएगा? इस बॉल का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सांद्रता ज्यादा थी, किसकी? ताप की, और यहां सांद्रता क्या थी? कम थी। लेकिन जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, तो यहां से वो जो ऊष्मा थी वो ऊष्मा के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर इसमें आ गए। एक समय ऐसा आएगा 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद ऐसा समय आएगा कि दोनों का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या समझ रहे हैं इन एग्जांपल से? हम सिर्फ एक ही बात समझ रहे हैं कि पदार्थ के जो अणु हैं या पदार्थ के जो कण हैं वो उच्च सांद्रता से कौन सी सांद्रता की ओर गति करते हैं? निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन? डिफ्यूजन की डेफिनेशन। अब डिफ्यूजन की डेफिनेशन या विसरण की परिभाषा के बाद में हम बात करेंगे कि जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्य हैं, ठोस, द्रव और गैस, उन तीनों में विसरण की प्रवृत्ति तो पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विसरण का गुण तो पाया जाता है, लेकिन विसरण की दर क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो पॉइंट क्या है कि चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, या चाहे क्या हो? गैस हो, इन तीनों में क्या पाया जाता है? डिफ्यूजन तो पाया जाता है। यानी किसका गुण तो पाया जाता है? विसरण का गुण तो पाया जाता है। लेकिन जो डिफ्यूजन रेट है, कौन सी रेट? डिफ्यूजन रेट यानी विसरण की दर, वो विसरण की दर क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। क्लियर? क्योंकि भाई पता है अपने को कि भाई विसरण यदि आप लोगों को पूछे कि ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज्यादा किसका होगा, तो दर सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस की होगी। फिर किसकी होगी? द्रव की होगी। फिर किसकी होगी? ठोस की होगी। क्लियर? तो याद रखना, कोई पूछे कि ठोस, द्रव और गैस में क्या विसरण एक जैसा ही होता है, तो अपन कहेंगे कि विसरण का गुण तो समान होता है। समान का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन उसकी जो रेट है वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। तो दूसरा पॉइंट क्लियर। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि एक ही तंत्र में यदि 2 पदार्थ हैं, कितने तंत्र में? एक ही सिस्टम में यदि 2 पदार्थ हैं, तो हो सकता है कि उनमें विसरण की दिशा, या फिर हम ये कहें कि यदि एक ही तंत्र है, क्या है? एक ही तंत्र है। कितने तंत्र है? एक सिस्टम है, एक जगह है, वहां पर 2 पदार्थों की विसरण की दर, 2 पदार्थों की विसरण की दर या विसरण की गति बोल सकते हैं। विसरण की गति व दिशा भिन्न भिन्न हो सकती है। दिशा क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। एक एग्जांपल देखना, वापस से वो कांच की ट्यूब लो, ले ली कांच की ट्यूब, ठीक है भाई, कांच की ट्यूब ले ली अपन ने। अब इधर देखना, यहां एक बार बैरियर लगा दिया। क्या लगा दिया? बैरियर लगा दिया। इसमें केवल शुद्ध जल है। क्या है? इसमें शुद्ध जल है। नंबर ए में कौन सा जल है भाई? शुद्ध जल है, यानी विलायक है। और यहां पर शर्करा का घोल है। किसका घोल है? शर्करा का क्या है? घोल है। शर्करा का घोल, यानी चीनी की मात्रा यहां पर क्या है? ज्यादा। अब यदि बैरियर को हटा दें, क्या कर दे? बैरियर को हटा दें, तो इधर तो जाएंगे जल के अणु। किसके अणु जाएंगे? जल के अणु। और इस साइड के अंदर आएंगे किसके अणु? चीनी के अणु। किसके अणु? चीनी के अणु। बात क्या बताई कि यदि एक ही तंत्र में 2 पदार्थों के विसरण की दिशा व गति कभी भी एक दूसरे पर क्या नहीं करती? निर्भर नहीं करती, ऐसे विसरण को स्वतंत्र विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र विसरण कहते हैं। क्लियर? कि स्वतंत्र विसरण कहते हैं किसे हैं? कि जब एक ही तंत्र में 2 पदार्थों की विसरण की गति व दिशा क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसे अपन स्वतंत्र विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोगों ने एक शुद्ध जल ले लिया, एक शर्करा का घोल ले लिया, तो जल भी उस साइड में जाएगा स्वतंत्र रूप से। और क्यों जाएगा जल उस साइड में स्वतंत्र रूप से? क्योंकि इधर शर्करा का घोल है, तो शर्करा का घोल किससे मिलकर बना? चीनी से और
जल से, तो यहां तो जल की मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है, जल की, तो इधर से शुद्ध जल जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। शुद्ध जो जल है वो ए से कहां की तरफ जाएगा, ए से जाएगा किसकी तरफ, बी की तरफ जाएगा, और जो चीनी है, जो शुगर है, वो बी से किसकी तरफ आएगी, ए की तरफ। क्यों आएगी बी से ए की तरफ, क्योंकि ए के पास किसकी कमी है, चीनी की कमी है, शर्करा की क्या है, कमी है, तो बी से किसकी तरफ आएगी, ए की तरफ आएगी। तो ये तो हुआ विसरण की परिभाषा, विसरण का मुख्य जो गुण थे वो, और एक स्वतंत्र विसरण के बारे में। अब लोग हम बात करेंगे कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो नंबर फर्स्ट पे अपन यदि बात करते हैं तो वो आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर, तापमान या ताप। तो ताप कैसे मिश्रण को प्रभावित करता है, तो याद रखना कि यदि ताप अधिक है, क्या अधिक है, यदि ताप अधिक है तो डिफ्यूजन रेट यानी विसरण की दर, किसकी दर, विसरण की जो दर है वो सदैव क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर। नंबर 2 पर हम लोग बात करते हैं प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, प्रेशर की, यानी किसकी बात करेंगे, दाब की। यदि दाब अधिक है, क्या अधिक है, दाब अधिक है, तो डिफ्यूजन रेट भी क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, डिफ्यूजन रेट भी अधिक होगी। और फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है विसरित पदार्थ के घनत्व की, डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं कि किसी भी पदार्थ की विसरण की दर, किसी भी पदार्थ के विसरण की दर, विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको हम लिख सकते हैं डिफ्यूजन रेट बराबर 1/रूट डेंसिटी। याद रखना, डिफ्यूजन रेट जो है, विसरण की दर है, वो पदार्थ के वर्गमूल के क्या होगी, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। यदि इस चीज को हम समझे तो कैसे समझेंगे कि यदि किसी गैस का घनत्व अधिक है, यदि किसी गैस का क्या है, घनत्व अधिक है, तो यदि उसका घनत्व अधिक है तो उसकी विसरण की दर कम होगी। उसकी विसरण की दर क्या होगी, कम होगी। और यदि किसी गैस का घनत्व कम है, घनत्व क्या है उसका, फैलने को उसको जगह मिल गई, तो उसकी विसरण की दर क्या होगी, उसकी विसरण की दर क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर यहां तक। अब हम बात करेंगे विसरण के गुणों की बात होगी, प्रभावित करने वाले कारकों की बात होगी, और अब बात करेंगे कि बार बार में अपन बोल रहे हैं कि प्लांट में और वाटर में रिलेशन, पादप में और जल में क्या संबंध है। तो वाटर के रिलेशन को प्लांट से समझने के लिए हम लोगों ने बात तो कर ली डिफ्यूजन की। किसकी बात कर ली, डिफ्यूजन की, विसरण की बात तो कर ली, लेकिन विसरण पादपों में कहां भूमिका निभाता है। तो याद रखना नंबर 1, O2 व CO2 के आदान प्रदान में, या जो O2 व CO2 के गैसों का जो विनिमय होता है उसके अंदर कौन भूमिका निभाता है, विसरण। यानी O2 व CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण की वजह से होता है। नंबर 2 पर ट्रांसपीरेशन या जो वाष्पोत्सर्जन होता है, क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ये वाष्पोत्सर्जन भी किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। और यहां तक जो खनिज आयनों का अवशोषण होता है, किसका अवशोषण होता है, खनिज आयनों का जो अवशोषण होता है, वो खनिज आयनों का अवशोषण भी किसकी वजह से होता है, विसरण की वजह से होता है। तो आज हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी विसरण, फिर विसरण के बाद में स्वतंत्र विसरण, स्वतंत्र विसरण के बाद में हम लोगों ने बात की कि विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। कारकों के बाद में हम लोगों ने बता दिया कि पादपों में विसरण का क्या महत्व है। तो ये 3 महत्व आप लोगों को बता दिए। यदि डिफ्यूजन समझ में आ गया तो उसके बाद में जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओस्मोसिस के बारे में, परासरण के बारे में, तो वो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ओस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन का ही प्रकार है। बस समझने का फर्क इसका थोड़ा सा अलग होगा, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या होगा, उपयोग होगा। तो आज हम लोगों ने विसरण की बात की। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करें, यदि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच।